शॉर्टकट में है। आरएनए वर्ड में क्या क्या है? हाँ, ये वाला देख चुके थे, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, और क्या था? जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट और एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस के लिए, मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग के लिए जो इवॉल्व अराउंड आरएनए। डीएनए किससे इवॉल्व हुआ है? आरएनए से, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड है, सिंगल से डबल बना स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद क्या था? सेंट्रल डॉगमा का था। सेंट्रल डॉगमा किसने प्रपोज किया था? फ्रांसिस क्रिक ने। और डीएनए से आरएनए, आरएनए से क्या बना था? प्रोटीन। तो वही चीज सेम, डीएनए आरएनए बनता है, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और आरएनए वापस डीएनए बनता है, इस प्रोसेस को किसमें होता है? कौन से? एचआईवी में। और डीएनए वापस रेप्लिकेशन भी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या था? डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन मतलब कॉपिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम पैरेंटल डीएनए। तो वॉटसन एंड क्रिक ने सेमी कंजर्वेटिव मॉडल दिया था किसका? रेप्लिकेशन का। तो पैरेंटल डीएनए स्ट्रैंड जो है वो टेम्पलेट रहेगा और एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड डेवलप होगा। अब रेप्लिकेशन के बाद हर एक डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पैरेंटल भी रहेगा और एक क्या रहेगा? एक नया स्ट्रैंड भी रहेगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्या था? मेसेल्सन और स्टाल ने क्या प्रूव किया? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को, जिसका मतलब क्या रहेगा? एक टेम्पलेट भी रहेगा और एक डॉटर स्ट्रैंड भी रहेगा। क्या था एक्सपेरिमेंट में? इकोलाई को किसने ग्रो किया? इकोलाई को किसने किसने ग्रो किया? प्रिपरेशन, दो कल्चर मीडिया लिया किसका? इकोलाई का। ठीक है, पहला वाले में प्रिपरेशन में क्या था? हेवी आइसोटोप मतलब नाइट्रोजन का अमोनियम क्लोराइड का सॉल्ट था। तो और 15N जो था वो इनकॉर्पोरेट हो गया था किसमें? दोनों स्ट्रैंड में। तो इस वजह से डीएनए जो है वो क्या हो गया था? हैवी हो गया था वहां पे। सेकेंड वाले में क्या था? 14N सॉल्ट मतलब 14NH4Cl के साथ। तो यहाँ पर ये इनकॉर्पोरेट हुआ था दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए में, और ये क्या हो गया था? लाइट हो गया था। ये हैवी था और एक क्या था? लाइट। 15 वाला हैवी वाले में 15 हैवी आइसोटोप था, तो ये डीएनए भी हैवियर हो गया था। इसमें क्या था? लाइट आइसोटोप था, तो ये क्या था? डीएनए भी लाइटर हो गया। तो दोनों टाइप ऑफ डीएनए को हम सेपरेट कैसे करते हैं? जब इसको क्या करेंगे? सेंट्रीफ्यूज करेंगे किसके अंदर? हाँ, सीजियम क्लोराइड के डेंसिटी ग्रेडियंट में। तो इसमें डायग्राम में देखना कि डायग्राम में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। जनरेशंस बनते गए, टाइम के हिसाब से क्या होता गया? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का रेप्लिकेशन का प्रूफ मिलता गया उनको कि कितना था, 50% था या 75% था वो। इसमें देखना क्या रहेगा? 15N डीएनए का ये क्या किए? सबसे पहले 20 मिनट बाद जनरेशन 1 देखे तो इसमें क्या शो हुआ? दोनों में क्या रहेगा? हाइब्रिड बन रहा है दोनों ही। इसके बाद इसमें क्या बन रहा है? दो हाइब्रिड बन रहा है और दो क्या बन रहे हैं? लाइटर डीएनए वाले बन रहे हैं। तो यही क्या बता रहा है? सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो है वो क्या बता रहा है? जनरेशन 2 मतलब 40 मिनट्स के बाद तो इक्वल अमाउंट ऑफ हाइब्रिड डीएनए भी रहेगा और इक्वल अमाउंट ऑफ लाइट डीएनए भी होता है। मेसेल्सन और स्टाल का लिखना आ जाएगा तुम लोगों को नहीं आएगा? सच से नहीं आएगा ना? ऊपर से गया? तुम क्लास के बाद रुकना, तुमको समझा दूंगी मेसेल्सन और स्टाल। नेक्स्ट देखना, टेलर एंड कलीग्स ने परफॉर्म किया था सिमिलर एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर किया था? भूमिका विसिया फेबा के ऊपर, फेबा बीन यूजिंग रेडियो एक्टिव थाइमिडीन। ठीक है, तो कल पूछूंगी सेम चीज बताओगे भी। ठीक है, तो ये क्या होगा? डिटेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए किसमें? क्रोमोसोम्स में। तो ये क्या प्रूव कर रहा है कि डीएनए जो है क्रोमोसोम्स में वो कैसे रेप्लिकेट कर रही है? सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट कर रही है। तो ये किसका है? विसिया फेबा का बीन्स है। तो उसको हम किसमें कर रहे हैं? थाइमिडीन में। फिर ये क्या शो कर रहा है? सेम सेमी कंजर्वेटिव, दो हाइब्रिड बन रहा है और दो प्योर बन रहा है, ये दिख रहा है। तो सेम किसने किया था इसको? टेलर ने। टेलर ने, TAYLOR टेलर ने, और उसके कलीग्स ने विसिया फेबा बीन्स के ऊपर किया था।
अब नेक्स्ट देखते हैं मशीनरी और एंजाइम। किसके लिए देखते हैं मशीनरी और एंजाइम? ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के लिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है कहाँ पर? ओरिजिन पे, यानी कि ओराई पे। तो बायोटेक्नोलॉजी में भी ओरिजिन रहेगा, प्लास्टिड में ओराई रहता है। यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन जिसमें एक ओरिजिन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेप्लिकॉन बोल रहे हैं। और जब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है, तो दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाती हैं? अनवाइंड हो जाएंगी और सेपरेट हो जाएंगी। कौन से एंजाइम की मदद से? हेलिकेज। उसके बाद अनवाइंडिंग जो है वो क्या बना लेता है? रेप्लिकेशन फोर्क बना लेगा। यहाँ से अनबाइंड होगा और ये फोर्क बना लेगा, रेप्लिकेशन फोर्क बनाएगा। तो सबसे पहले यहाँ देखना ओरिजिन देखेंगे। इनिशिएशन ऑफ रेप्लिकेशन एक ओरिजिन में होगा। अगर दो तरफ यहाँ पर हो रहा है, सेकंड ओरिजिन दूसरा है और ये फर्स्ट ओरिजिन है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हो रहा है? बाई डायरेक्शनल किसको बोल रहे हैं वो बता रहा है। ये पहला है, ये दोनों तरफ हो रहा है। फिर ये पूरा क्या हो रहा है? बाई डायरेक्शनल हो रहा है, दोनों तरफ, इस साइड से भी हो रहा है और उस साइड से भी हो रहा है। तो इस चीज को बता रहा है। तो क्या क्या एंजाइम से याद है क्या? एक हेलिकेज पढ़ लिया अभी। और कुछ नहीं था? सेपरेटेड स्टैंड जो है, जो जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है अपना, ये रेप्लिकेशन प्रोब बन गया। तो ये जो सेपरेटेड स्ट्रैंड रहेगा वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा और नया क्या रहेगा? हमारा डीएनए जो है वो ऐड होगा यहाँ से, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऐड होगा वहां से। तो डीएनए रेप्लिकेट किस डायरेक्शन पे होता है? 5' to 3' डायरेक्शन पे होगा। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेसिस, मतलब कौन सा? डी एटीपी, जीटीपी, सीटीपी और क्या रहेगा? टीटीपी। ये सारे जो है किसके लिए काम करते हैं? सबस्ट्रेट। हाँ, 5' to 3' है। इधर इधर देख लो, देखते हैं। डीएनए का स्ट्रक्चर देखे हो? तुम डीएनए का स्ट्रक्चर देखे हो? ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है? रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है। रेप्लिकेशन जब हो रहा है तो ये क्या हो रहा है? फोर्क बन रहा है। इसको हम रेप्लिकेटिंग फोर्क बोल रहे हैं। तो रेप्लिकेटिंग फोर्क जब बोल रहे हैं तो किस डायरेक्शन पे कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है वो वापस रेप्लिकेट होता है, ये देखेंगे। तो मतलब किस डायरेक्शन पे होगा? 5' से लेके 3' पे होगा। तो भाई याद रखना है, 5' से लेके 3' पे होगा। तो ये डायरेक्शन याद रखना है इसका, ठीक है। तो जितने जितनी सारी चीजें हैं ना, वो एक बार भी बुक नहीं खोला है अभी तक तो। क्लास तो आता नहीं है, बुक खोलना नहीं है, दोनों ही नहीं करना है। क्लास आ जाते यहाँ पर तो पहुंच जाते ना। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज जितने भी हैं वो सबस्ट्रेट की तरह काम करते हैं और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किसके लिए? पॉलीमर्स बनाने के लिए, पॉलीमराइजेशन के लिए। तो यहाँ पर यही देखना कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड रहेगा और इसको हम क्या बोलेंगे? डॉटर स्ट्रैंड बोलेंगे। ऐसे ही रेप्लिकेशन जो है वो ग्रो होता जाएगा। हाँ, तो अब इसमें ये देखना कि एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड रहता है और दूसरा क्या रहता है? डिसकंटिन्यूअस रहता है। तो जो कंटिन्यूअस रहता है उसको हम लीडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं और जो डिसकंटिन्यूअस रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। ठीक है। तो वही देखना कि छोटा सा प्राइमर आके ऐड होगा किसके मतलब कौन सा एंजाइम रहेगा उसमें? प्राइमर जहां ऐड हो रहा है, प्राइमेस एंजाइम रहेगा। प्राइमेस एंजाइम के बाद जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वहां पर क्या हो रहा है? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है आके अटैच हो जाएंगे और उसी डायरेक्शन में रेप्लिकेशन करना शुरू करेंगे। तब जाके दो स्ट्रैंड बन रहे हैं। कौन से? एक लीडिंग बनेगा और एक क्या बनेगा? लैगिंग बनेगा। लीडिंग में क्या रहेगा? पूरा रहेगा और लैगिंग में क्या रहेगा? स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स रहेंगे। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हो, लैगिंग स्ट्रैंड का फ्रेगमेंट्स में है, लीडिंग स्ट्रैंड में पूरा बराबर तरीके से बन रहा है। उसके बाद तुम, हाँ, जो लैगिंग स्ट्रैंड होती है, मतलब दूसरा स्ट्रैंड जो फॉर्म हो रहा है, वो फ्रेगमेंट्स को क्या बोलते हैं हम? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। वो भी 5' to 3' जिस कंटिन्यूअस सिंथेसिस कर रहा है। बंद करो। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे एक स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूअस स्ट्रेच है, वो भी 5' to 3' कंटिन्यूअस रहेगा। लीडिंग स्ट्रैंड सेम वही बता रही हूँ। और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो छोटे छोटे स्ट्रेचेस में रहेंगे, जैसे यहाँ पर ऐसे स्ट्रेचेस में रहेगा, उसे हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोल रहे हैं। तो उसको हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। उसके बाद देखना, ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो है वो ज्वाइन होके क्या बनाती है? हाँ, लैगिंग स्ट्रैंड जो है उसको ज्वाइन कौन करता है? डीएनए लाइगेज कर रहा है।
अगर रॉन्ग बेस आ गया उनके बीच में तो ये क्या करेगा, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो प्रूफ रीडिंग करना शुरू कर देगा, अगर बीच में कोई रॉन्ग बेस ऐड हो जाता है तो। अब उसके बाद ये देखना कि ई कोलाई कंप्लीट रेप्लिकेशन कितने टाइम में करता है, 18 मिनट्स में, यानी कि 2000 बेस पेयर पर सेकेंड होगा। और यू कैरियोट्स में रेप्लिकेशन कब होता है, एस फेज ऑफ द सेल साइकिल में। एस फेज होता है और एक क्या होता है, सेंटेंस पढ़ो पूरा। इसमें क्या लिखा है, एंटायर रेप्लिकेशन और उसमें क्या डिफरेंस है पर सेकेंड का, और तुम एंटायर रेप्लिकेशन बता रहे हो। हाँ 38, फिर से पढ़ो सेंटेंस को तुम। अरे बाबा, तो इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, विद इन 18 मिनट के अंदर ये हो जा रहा है, लेकिन वो पूरा बता रहा है इसमें, पूरा एंटायर एप्लीकेशन का प्रोसेस बता रहा है इसमें। हाँ हाँ, तो ये देखो कि इसमें कौन से फेस होते हैं सेल साइकिल में, एस फेस और G1 G2 और एम फेस। ठीक है, तो एस फेस में क्या होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन जो है डीएनए का वो किसमें होता है, एस फेस में। और सेल, अगर सेल डिविजन नहीं हो रहा है मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के बाद, तो इससे क्या हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगा। पॉलीप्लॉइडी पढ़े थे ना, क्या होता है, ये बस याद नहीं है, एनीप्लॉइडी याद है, अभी बोलो ये भी बस याद नहीं है। वो पूरा बुक खोलेगा, उसको देखेगा एनीप्लॉइडी पॉलीप्लॉइडी खोजेगा। खोज भी नहीं रहे हैं तुम्हारे जैसे। तुम लोग चैप्टर पढ़ते नहीं हो। किसमें, पॉलीप्लॉइडी गेन ऑफ क्रोमोसोम में रहेगा ना पूरा। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का टेस्ट दे चुके हो ना, पहला टेस्ट में उसी का लिखी क्या। एग्जाम कब तक है, अभी आज क्या डेट है, फ्राइडे को मेरी क्लास होती है ना, तो दूसरी क्लास, सॉरी केमिस्ट्री क्लास कितने बजे से, फ्राइडे को टेस्ट देना पूरा, वहां तक मैं पढ़ाई हूँ वहां तक। हाँ तो हाफ ईयरली के लिए तो तुम बायो भी पढ़ोगे ना, ऐसा तो नहीं है कि एक एक सब्जेक्ट। हाफ ईयरली के लिए तुम पढ़ लोगे एग्जाम, उसी का ही तो बोल रही हूँ, जहां तक मैं पढ़ाई हूँ वहीं तक तो आ रहा है ना तुम्हारे में। तुम्हारा कहाँ तक आ रहा है,
अभी चैप्टर्स क्या क्या है दिखाओ, सिलेबस सामने का खोलो। मतलब तुम्हारा वहां तक हो गया ना, मॉलिक्यूलर बेसिस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इससे नीचे का नहीं करवाया ना, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज और वो सब नहीं हुआ है ना। तो स्टार्टिंग के टोटल कितने चैप्टर्स हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 चैप्टर्स का लूंगी। फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इंस्टिंक्ट। 5 चैप्टर 5 चैप्टर। हाँ हाँ, तुम्हारा ऑर्गेनिज्म वाला नहीं है ना अभी इन लोग का। हाँ, फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मॉलिक्यूलर बेसिस और प्रिंसिपल ऑफ इंस्टिंक्ट, तो 5 चैप्टर। तुम लोग का एग्जाम होगा उस दिन 15 तारीख शायद, इस वजह से मैं बोल रही हूँ कि फ्राइडे को। नहीं, तुम तब बहाने दोगे ना बाद में कि स्कूल में एग्जाम था, उसको पढ़ना था, इसलिए ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो इसलिए तो मैंने फ्राइडे बोला ना, आज मंडे है, फ्राइडे को। तुम्हारा नहीं, 15 तारीख की बात हो रही। हाँ, इसीलिए मैं बोली फ्राइडे को, फ्राइडे को ही। यहाँ भी 5 चैप्टर आएंगे। छोड़ो, अब बाद में डिस्कशन करते रहना तुम लोग। ट्रांसक्रिप्शन शुरू करो। ट्रांसक्रिप्शन मतलब क्या होता है? हाँ, यानी कि क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कॉपी कर रहे हैं, दूसरे में वो हो जाएगा। जैसे कि एडेनिन क्या बना रहा है, यूरेसिल, हाँ, एडेनिन यूरेसिल के साथ बनाएगा इंस्टेड ऑफ थाइमिन, ये रहेगा किसमें, ट्रांसक्रिप्शन में, जिसकी वजह से आरएनए का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर कौन सा एंजाइम रहेगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, ये क्या कैटेलाइज कर रहा है, पॉलीमराइजेशन 5' to 3' डायरेक्शन पे। और जो टेम्पलेट रहता है वो 3' to 5' रहेगा, और 5' to 3' जो है वो कोडिंग रहेगा, वो याद रखना और लिखना भी जरूरी है ट्रांसक्रिप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखना इसमें कि दोनों स्टैंड जो है वो कॉपी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है, जो कि डिफरेंट है किसमें, दोनों स्टैंड में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कॉम्प्लिकेट कर देगा आगे का ट्रांसलेशन प्रोसेस को, इस वजह से। तो जितने अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली प्रोड्यूस होगा तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, जिसकी वजह से डबल स्टैंडर्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा और ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए क्या रहेगा कि दोनों स्टैंड जो है वो कॉपी नहीं होती। ट्रांसक्रिप्शन में और क्या क्या चीजें हैं, तो ये सेगमेंट ऑफ डीएनए बिटवीन द साइट्स ऑफ इनिशिएशन और क्या रहेगा, टर्मिनेशन। पहला क्या रहता है, प्रमोटर, दूसरा स्ट्रक्चरल जीन, तीसरा क्या है, टर्मिनेटर। प्रमोटर मतलब ये किसका साइड, मतलब बाइंडिंग साइड रहेगा, आरएनए पॉलीमरेज का बाइंडिंग साइड होगा, किस तरफ रहता है, ये 5' की तरफ। ऊपर से 3' मत लिखना, ये क्या रहेगा, 5' की तरफ रहेगा, किस तरफ, अपस्ट्रीम की तरफ। ठीक है, उसके बाद टर्मिनेटर, टर्मिनेटेड में कहाँ पर, ट्रांसक्रिप्शन जहाँ पर रुक जा रहा है, तो ये किस एंड की तरफ रहता है, 3' एंड की तरफ। ठीक है, और ये डाउन स्ट्रीम रहेगा। फिर किसी को सेम उसमें दिखाया है कि कहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है करके, तो प्रमोटर 5' पे है और टर्मिनेटर जो रहेगा वो 3' पे प्रेजेंट रहेगा, और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम दोनों याद रखना है। उसके बाद जीन के बारे में, जीन क्या होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये डीएनए सीक्वेंस कोडिंग किसके लिए है, आरएनए के लिए। आरएनए कितना है, कौन सा है, एमआरएनए, आरआरएनए और सीआरएनए। अब बात करते हैं सिस्ट्रॉन। सिस्ट्रॉन का डेफिनेशन एक बार आया था, हम लोग लिखे नहीं, और लिखे। ये एक सेगमेंट है डीएनए का जो कि कोड कर रहा है पॉलीपेप्टाइड के लिए, मतलब प्रोटीन के लिए कोड करेगा, एक ऐसा सेगमेंट रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और ये मेनली किस टाइम पे होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे हो रहा है। तो ये लार्जेस्ट एलिमेंट होता है किसका, जीन का। तो ये जीन का जब लार्जेस्ट एलिमेंट क्या रहता है, सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन मेनली क्या करता है, डीएनए कोडिंग करता है किसके लिए, पॉलीपेप्टाइड के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या रहेगा, मोनोसिस्ट्रॉनिक, पॉलीसिस्ट्रॉनिक, स्ट्रक्चरल जीन।
हाँ, तो स्ट्रक्चरल जीन जो है वो दो टाइप के यहाँ पे, पहला कौन सा है मोनोसिस्टोनिक, ये हमेशा किसमें रहता है यूकैरियोट्स में रहेगा। कोडिंग सीक्वेंसेस में क्या रहते हैं एक्सॉन्स रहते हैं जो इंटरप्ट कौन करता है इंट्रॉन्स उनको इंटरप्ट करते हैं, जिसको हम इंटरवेनिंग सीक्वेंस भी बोल रहे हैं। अब एक्सॉन्स किसमें रहता है प्रोसेस्ड एमआरएनए में, मतलब प्रोसेस्ड एमआरएनए मतलब जो पूरा बन चुका है एमआरएनए उसमें प्रेजेंट रहेगा, इंट्रॉन्स प्रोसेस्ड एमआरएनए में नहीं रहेगा। उसके बाद पॉलीसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक में देखते हैं तो ये किसमें रहता है प्रोकैरियोट्स में, और इसमें कोई भी स्प्लिट जीन्स नहीं होते हैं। तो ये सिर्फ डेफिनेशन है क्योंकि तुम लोग आगे का पढ़ चुके हो ना पहले से, इसलिए मैं डायरेक्टली बताते जा रही हूँ। ये पहले बताई हूँ, तुम पहले का पीपीटी देखना सिस्टोन के बारे में है उसमें, लेकिन वो सिस्टमैटिक वे में गया है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के टाइम पे बताई। तो ये जीन में देखना जैसे मोनोसिस्टोनिक में क्या रहेगा यहाँ पर देखो एक्सॉन इंट्रॉन ये ऐसे रहेगा, ठीक है। तो ये किसमें होता है यूकैरियोट्स में होता है। अब इसमें पॉलीसिस्टोनिक में क्या रहेगा जीन पूरे सीक्वेंस में रह रहे हैं, तो ये किसमें रहता है पॉलीसिस्टोनिक में होगा, कोई स्प्लिट जीन बीच में नहीं रहे। अब आते हैं मेन प्रोसेस कौन सा है ट्रांसक्रिप्शन का, क्या क्या है तीनों स्टेप्स इसके। पहला इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। इनिशिएशन में सिंपल वे में पहले देख लेते हैं, इनिशिएशन में क्या होता है प्रमोटर यहाँ से शुरू होगा, क्या होगा आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर, ये एंटर करेगी किसके अंदर डीएनए सेगमेंट के अंदर, इनिशिएट कर रही है। उसके बाद वो क्या करेगा आरएनए बाहर छोड़ेगा और किसको सिग्मा फैक्टर रिलीज कर रहा है यहाँ से, और क्या हो जाएगा टर्मिनेशन में ये जो आरएनए मतलब आरएनए पॉलीमरेज रहेगा वो रो फैक्टर के साथ बाहर निकल आएगा और आरएनए जो है वो अलग से बाहर निकल आएगा। तो डीएनए जो है वो किस में बदल गया आरएनए में बदल गया। तो एक एक करके जो इनिशिएशन का प्रोसेस है देखो, इनिशिएशन में क्या था आरएनए पॉलीमरेज पहले क्या होता है बाइंड करती है किसके साथ प्रमोटर साइट ऑफ डीएनए के साथ, तो इससे क्या हो जाएगा यहाँ पर अनबाइंडिंग हो जाएगा डीएनए डबल हेलिक्स का। अब इनिशिएशन फैक्टर मतलब कौन सा फैक्टर है सिग्मा, सिग्मा फैक्टर है। टर्मिनेशन में रो फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर जो है वो किसमें प्रेजेंट है आरएनए पॉलीमरेज में, और वो क्या कर रहा है आरएनए सिंथेसिस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हाँ इसके बाद क्या रहेगा इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या रहेगा 5' to 3' डायरेक्शन पे। इस प्रोसेस में जो भी एटीपी जीटीपी या जितना भी यूटीपी सीटीपी है ये सारे ऐड होंगे और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर का फॉर्मेशन करे, तो मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा किससे बेस सीक्वेंस से। अब इसमें और देखना कि जो टर्मिनेशन फैक्टर है रो वो भी किसके साथ बाइंड होता है आरएनए पॉलीमरेज के साथ, और क्या करेगा टर्मिनेट कर देगा किसको ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज है डायरेक्शन याद रखना है, आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पर बाइंड हो रहा है और क्या कर रहा है तो अच्छे से समझना है। अब बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो क्या हो जाता है कपल मतलब कपल अप हो जाता है, ट्रांसलेशन बिगिन हो जाता है कब बिफोर एमआरएनए पूरी तरीके से ट्रांसक्राइब होने के पहले ही वहां पर ट्रांसलेशन शुरू हो चुका होता है। क्यों होता है क्योंकि एमआरएनए के लिए कोई प्रोसेसिंग नहीं चाहिए होती है एक्टिव होने के लिए, और दूसरा क्या है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है वो किसमें हो रहा है सेम कंपार्टमेंट में होगा, यानी कि किसके अंदर साइटोसोल का इसमें कुछ वो नहीं रहेगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या बना हुआ है ये प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल में देखना ट्रांसक्रिप्शन पूरी तरीके से एमआरएनए बनने के पहले ही ट्रांसलेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इसमें क्या रहेगा अलग से बनता है क्या ट्रांसलेशन में प्रोटीन अलग से बनेगा, पहले यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनेगा फिर अलग से ट्रांसलेशन होता है। अब यूकैरियोट्स में क्या रहते हैं दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज है। पहला क्या रहेगा टोटल 3 आरएनए पॉलीमरेज है हमारे पास, कौन से 1 2 3 वो भी याद नहीं है, भूल गए आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है करके, अब कौन किसको ट्रांसक्राइब करता है वो भी याद नहीं होगा तुम लोग, एग्जाम है अगले हफ्ते से। प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट मतलब क्या रहेगा एचएनआरएनए, एचएनआरएनए का फुल फॉर्म बता दो हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए है, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा दोनों प्रेजेंट होगा, एक्सॉन भी होगा और क्या होगा इंट्रॉन भी होगा, और ये क्या रहेगी नॉन फंक्शनल होगी, तो इंट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा ताकि क्या हो सके वो फंक्शनल हो सके। तुम यहाँ देखो बुक में मत पढ़ो, आराम से टाइम मिलता है बुक पढ़ने के लिए।
अब आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज 1 है जो कि क्या ट्रांसक्राइब कर रहा है, आरएनए को कर रहा है, ठीक है, ये सारे सब यूनिट। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 2 किसको कर रहा है, हाँ एचएनआरएनए को कर रहा है। तो ये प्रीकर्सर है एमआरएनए का, मतलब एमआरएनए फुल्ली बनने के पहले का जो रहता है जिसमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होती है उसको हम एचएनआरएनए बोल रहे हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको कर रहा है, टीआरएनए को कर रहा है, 5S आरएनए को कर रहा है, एसएनआरएनए को कर रहा है। एसएनआरएनए का फुल फॉर्म, ठीक है, अब तीनों अच्छे से याद करो फिर मैं पूछ, हाँ ये शुरू किस चीज का हो रहा है बताओ, तो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं हम लोग यूकैरियोट्स का, ठीक है। यूकैरियोट्स में सबसे पहले क्या क्या चीजें चाहिए हमें वो देखते हैं, ठीक है। पहले क्या था, एचएनआरएनए के बारे में पढ़े। एचएनआरएनए मतलब क्या होता है, जिसमें एक्सॉन भी रहेगा और इंट्रॉन्स भी रहेंगे, दोनों रहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी चाहिए होगा हमें ट्रांसक्रिप्शन के लिए, तो ये तीनों किस किस को ट्रांसक्राइब कर रहे हैं, हमारा एग्जाम कब से शुरू हो रहा है, हो गया, बताओ। आरएनए पॉलीमरेज 1, सेकेंड, एमआरएनए भी याद रखना उसका, ठीक है। एसएनआरएनए भी मतलब एसएनआरएनए किसी एमआरएनए बनेगा करके। थर्ड वाला, और एक लास्ट वाला क्या था, एसएनआरएनए। एसएनआरएनए मतलब, ठीक है। अब देखो ये क्या है, एचएनआरएनए है हमारा, प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट है ये आरएनए प्रोसेसिंग करेगा। सबसे पहले प्रोसेस कौन सा रहता है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, ये इंट्रॉन्स को रिमूव करना और दोनों एक्सॉन्स को जोड़ना। तो इंट्रॉन्स रिमूव हो रही है स्लाइसोसोम से और एक्सॉन्स जो है वो स्लाइस हो रही है साथ में। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस क्या है, कैपिंग। कैपिंग का मतलब क्या होता है, एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा जिसका नाम है मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कैप की तरह क्या हो जाएगा, ऐड होगा यहाँ पर, जीपीपी जो है वो ऐड हो रहा है वहां पर। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा, टेलिंग या पॉली एडेनिलेशन। इसका मतलब जो भी यहाँ पर ये पॉली ए के टेल जो है पॉली एडेनिलेशन में वो क्या होगा, ऐड होता जाएगा उसके रेसिड्यू। तो लगभग कितने होते हैं, 200 से 300 ऐड होते हैं कहाँ पर, सी डैश एंड पे। तो लास्ट में क्या बचता है हमारे पास, फुल्ली प्रोसेस्ड एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ट्रांसक्रिप्शन में 3 स्टेप्स क्या क्या है, ठीक है। यूकैरियोट्स में स्लाइसिंग मतलब ऐड ऐड हो रहा है या स्लाइस वापर हो रहा है, ठीक है। कैपिंग, बोलो, टेलिंग, तो तीनों मिला के क्या बनता है अपना, फुल्ली प्रोसेस एमआरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तुम लोगों को समझ में आया, और तुमको के बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जेनेटिक कोड। तो पता नहीं मूड कहाँ है, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स मतलब जितने भी नाइट्रोजनस बेसेस हैं किसमें, एमआरएनए में, उसमें क्या कंटेन हो रहा है, इंफॉर्मेशन, ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर पाए। अब नेक्स्ट कोडॉन क्या होता है, तो सीक्वेंस किस चीज का, 3 बेसिस का वो एक सिंगल अमीनो एसिड को बना रहा है, यानी कि ये 3 बेस किसी को बना रहा है, ये 3 बेस किसी को बना रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोडॉन्स बोलते हैं।
और नेक्स्ट क्या रहेगा, कौन कौन दिया था, क्या किया था वो सब। तो जॉर्ज गैमो सबसे पहले सजेस्ट किया था किसके बारे में, 20 अमीनो एसिड, और वो किससे बना हुआ था, 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ था। तो टोटल कितने हैं, 64 कोडॉन, 4 का क्यूब, 4 इंटू 4 इंटू 4 रहेगा। उसके बाद हरगोविंद खुराना ने क्या डेवलप किया था, केमिकल मेथड। हाँ कौन, हाँ ये इंडियन था। हरगोविंद खुराना ने क्या डेवलप किया था, केमिकल मेथड, ताकि वो आरएनए मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज कर सके अच्छे से, मतलब अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ, होमोपॉलीमर जितने भी थे, कोपॉलीमर जितने भी थे उसके साथ। उसके बाद मार्शल निरनबर्ग ने डेवलप किया था सेल फ्री सिस्टम, किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। और उसके बाद ओकोआ एंजाइम जो था, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज, इसको क्या कर, उन्होंने क्या किया था, मेनली पॉलीमराइज किया था आरएनए, ठीक है, डिफाइंड सीक्वेंसेस में। उसके बाद जेनेटिक कोड में कितने अमीनो एसिड्स हैं टोटल, 20 अमीनो एसिड्स हैं। अभी तक नाम नहीं पढ़े हो ना आज तक, तो पढ़े हो। ए का, बच्चे लोग जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एलेनिन। ARG का याद रखो। ASN का क्या रहता है, एस्पैरागिन है। ASP का एस्पैटिक एसिड। CYS का सिस्टीन। GLN का ग्लूटामिन। GLU का ग्लूटामिक एसिड। GLY का लाइसिन का, हिस्टिडीन। आइसो का आइसोल्यूसिन। ल्यू का ल्यूसिन। ये याद रखना, क्योंकि जब कोडॉन बनता है उस टाइम पे शॉर्ट में लिखा रहता है ना उसमें, इसलिए याद रखना है कि कौन सा क्या है करके। बस छोटा छोटा जो भी है उसको याद रखना। हाँ टोटल अमीनो एसिड को याद रखो, ज्यादा अच्छा है। LYS लिस का लाइसिन है। उसके बाद MET मिथियोनिन। CHE प्रोलिन। SCR का सेरिन। CHR का थ्रियोनिन। TRP का ट्रिप्टोफैन। और TYR का टायरोसिन। BAL का वैलिन। तो टोटल 20 अमीनो एसिड क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस का। हाँ पूरा किसी भी नहीं दिया, ये तो दिया है ना, अब यहाँ से बता पाओगी कौन सा क्या है। हाँ तो पूरा नाम नहीं दिया है तो फिर जो कोड कर रहा है उसको बता लोगी कि कौन किसको कोड कर रहा है करके। अगर तुम्हें क्वेश्चन आ गया कि CAA या CAG किसके लिए कोड करता है, तो बचपन में 2 से लेके 20 तक याद करने बोलते हैं, इतना बड़ा टेबल तब नहीं रहता है। ठीक है, तो इसको कैसे कर रहे थे, यहाँ पर यू लिखा है, यहाँ पर यू है, और यहाँ का जो यू है तीनों मिला के यू यू यू, और ये PHE मतलब इससे स्टार्ट कोडॉन का ही ज्यादा क्वेश्चन आएगा, स्टॉप कोडॉन का ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और कुछ कुछ जो है वो दोनों एक्ट कर रहे हैं, मतलब किसके लिए, डी, हाँ डीजेनरेट, मतलब जितने भी इसके प्रॉपर्टीज है ना उसी से क्वेश्चन आएंगे, सैलिएंट फीचर्स जो रहेगा उसी से रहेगा। तो वो है HIS का, याद है क्या है, वो याद है ना। GLN का ग्लूटामिन है वो, GLU ग्लूटामिक एसिड का है। और LYS ASP फैटिक एसिड। ठीक है, फीचर्स, हाँ फीचर्स देख लो। कोडॉन ट्रिपलेट में रहेगा, 3 लेटर का कोड है। 61 कोडॉन किसके लिए कोड करते हैं, अमीनो एसिड के लिए। 3 कोडॉन कौन से हैं, UAA, UAG और UGA। हाँ ये तीनों जो है वो नहीं करते, वो स्टॉप कोडॉन है, यानी कि टर्मिनेशन कोडॉन या फिर नॉनसेंस कोडॉन भी बोल रहे हैं इसको। इसके अलावा AUG का याद रखना, इसके 2 फंक्शंस हैं। पहला ये किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए, और दूसरा वो इनिशिएटर कोडॉन की तरह काम करता है। यूकैरियोट्स में मिथियोनिन सबसे पहला अमीनो एसिड होगा, और फॉर्मल मिथियोनिन जो रहेगा प्रोकैरियोट्स में। उसके बाद अमीनो एसिड किससे कोड हो रहा है, बहुत सारे कोडॉन से, एक्सेप्ट AUG जो कि मिथियोनिन के लिए हो रहा है, और UGG जो कि ट्रिप्टोफैन के लिए होगा। तो ऐसे कोडॉन्स को हम क्या बोलेंगे, डीजेनरेट कोडॉन। इनिशिएटर कोडॉन कौन सा है, AUG। स्टॉप कोडॉन कौन सा है,
अब कोई भी पंक्चुएशन नहीं होगा किसके बीच में, कोडॉन्स के बीच में, और कोडॉन को एकदम कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे। जेनेटिक कोड क्या होता है, यूनिवर्सल होता है, मतलब बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन में यू 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 जो है वो कोड करेगा किसके लिए, फिनाइल एलेनिल के लिए, अभी तो पढ़े थे। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडॉन्स में और कुछ प्रोटोजोन्स में। उसके बाद जेनेटिक कोड जो है वो नॉन ओवरलैपिंग होता है। उसके अलावा जेनेटिक कोड अनएम्बिजियस और स्पेसिफिक होता है, जिसका मतलब एक कोडॉन जो है वो एक अमीनो एसिड के लिए कोड करेगा। उसके बाद म्यूटेशन का क्या होगा, जीन और डीएनए के बीच म्यूटेशन पढ़ चुके हैं ना, म्यूटेशन क्या होता है। हाँ, तो उस टाइम हम लोग क्या क्या पढ़े म्यूटेशन में, दो पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन पढ़े ना लास्ट वाला रिविजन में। इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, पूरा फ्रेम चेंज कर दे रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट इंसर्शन या डिलीशन म्यूटेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें वही सेम इंसर्शन और डिलीशन वाला है जो कि म्यूटेशन का बता रहा है। टाइप्स ऑफ आरएनए कितने टाइप्स हैं, आर सॉरी एमआरएनए जो है वो क्या टेम्पलेट दे रहा है किसके लिए, ट्रांसलेशन के लिए। आरआरएनए का काम क्या है, ये कैटालिटिक रोल प्ले कर रहा है ट्रांसलेशन में। एग्जांपल 23S आरआरएनए जो है बैक्टीरिया में वो राइबोजाइम की तरह एक्ट कर रही है। उसके बाद टीआरएनए देखते हैं तो ये सॉल्युबल आरएनए रहेगा, अमीनो एसिड को लेकर आएगा वो किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, और जेनेटिक कोड को पूरी तरीके से पढ़ेगा। तो यहाँ अच्छे से देखना कि एमआरएनए का काम क्या है, मेन एमआरएनए का काम क्या है, वो टेम्पलेट प्रोवाइड करता है ताकि ऐड करे, ठीक है। राइबोसोमल का काम क्या है, दोनों को ज्वाइन करने में हेल्प कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांसफर, यहीं से क्या होगा, चेन बनना शुरू होगा, फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। फ्रांसिस क्रिक ने बताया था एडेप्टर मॉलिक्यूल कौन सा, जो कि कोड को क्या कर रहा है, रीड कर रहा है पूरी तरीके से। टीआरएनए को हम अडेप्टर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्या क्या चीजें हैं, एंटीकोडॉन लूप, एक्सेप्टेंस बाइंडिंग लूप और एक एंजाइम बाइंडिंग। कहाँ कहाँ पर है, यहाँ पर एंटीकोडॉन लूप है, यहाँ पर क्या है, डी साइड में एंजाइम बाइंडिंग लूप, टी राइबोसोम बाइंडिंग लूप, यहाँ पर अमीनो एसिड एक्सेप्टर एंड, यहीं से अमीनो एसिड एक्सेप्ट होके क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करेगा। एंटीकोडॉन लूप में क्या होता है, उसके बाद एंजाइम में, यहाँ पर एंजाइम है और अमीनो एक्सेप्टर एंड का, तो मेन वही देख लेना। इनिशिएशन के लिए दूसरा टीआरएनए कौन सा है, इनिशिएटर टीआरएनए, मतलब कोई भी टीआरएनए नहीं है किसके लिए, स्टॉप कोडॉन के लिए। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टीआरएनए का एक क्लवर लीफ की तरह दिखेगा और ये थ्री स्ट्रक्चर जो है वो इन्वर्टेड एल की तरह दिखेगा। तुम्हारे बुक में दोनों है कि एक ही है, क्या उसमें ब्रीफ में दिया इसलिए बोल रही हूँ, दोनों वही बोलोगे तो हो गया। पॉलीमराइजेशन हो रहा है किसका, यहाँ पर अमीनो एसिड का हो रहा है, तो इसी प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। तो ये किसमें होता है, मेनली राइबोसोम में हो रहा है, और राइबोसोम में स्ट्रक्चरल आरएनए होंगे और लगभग 80 टाइप्स ऑफ क्या रहेंगे, प्रोटीन। तो राइबोसोम जो है वो क्या रहेगा, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। 23S आरआरएनए इन बैक्टीरिया जो है एंजाइम, एंजाइम कौन सा है, राइबोजाइम रहेगा वहां पर, और किसके लिए, पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए, मतलब ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है, अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके लिए। एक एक अच्छे से पढ़ना क्या क्या चीजें होती है इसमें। सबसे पहले चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन। तो सबसे पहला क्या रहेगा हमारा, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो जो भी यहाँ पर क्या होगा, अमीनो एसाइड टीआरएनए सिंथेटेज की मदद से अमीनो एसिड एलिमेंट जो है वो कहाँ पर ऐड हो जाता है, अमीनो एसिड एक्सेप्टर आर्म में जाके बाइंड हो जाएगा।
तो वही याद रखना, जब पेप्टाइड बॉन्ड के लिए क्या चाहिए होगी, एनर्जी चाहिए होगी। तो अमीनो एसिड किसके साथ, एटीपी के साथ, और वो क्या कर रहा है, टीआरएनए के साथ कंबाइन हो जा रहा है, किसके मदद से, अमाइनो स्टाइल टीआरएनए सिंथेटिक, सिंथेस या सिंथेटेस बोल सकते हो दोनों। और टीआरएनए इससे क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ताकि वो आगे प्रोसेस कर सके इनिशिएशन इलॉन्गेशन के लिए। तो इनिशिएशन में सबसे पहले देखो यहाँ पर कितने साइड्स है, 3 है, ई साइड, पी साइड और एक क्या है, ए साइड है। तो लार्जर सब यूनिट में बीच में क्या रहेगा, यहाँ पर पी साइड है, वहां पर क्या होगा, इनिशिएट होगा। यहाँ देखो अच्छे से, पी में इनिशिएट हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, मेथियोनिन ऐड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर वो हो रहा है। तो यही याद रखना कि जो स्मॉल यूनिट है राइबोसोम का, सबसे पहले ये बाइंड हो जाएगा स्टार्ट कोडॉन के साथ, एयूजी के साथ, और लार्जर सब यूनिट स्मॉलर के साथ ऐड होके इनिशिएटर कॉम्प्लेक्स बना रहा है। उसके बाद सब यूनिट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, ए साइट और पी साइट भी। ए साइट मतलब अमीनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट, और एक क्या रहेगा, पेप्टाइडिल साइट, ठीक है। तो इनिशिएटर टीआरएनए जो है वो कहाँ पर बाइंड होता है, पी साइट में, ठीक है। और उसका एंटीकोडॉन क्या रहता है, यूएसी, एयूजी का एंटीकोडॉन क्या रहेगा, यूएसी, ए का यू, यू का ए और जी का सी। अब नेक्स्ट इसमें इलॉन्गेशन, इलॉन्गेशन में क्या होगा, जैसे पी साइड से हमारा क्या शुरू हुआ है, इनिशिएशन शुरू हुआ है, फिर इलॉन्गेशन के लिए वो किसका मदद लेगा, ए साइड ऑफ राइबोसोम का मदद लेगा, और एंटीकोडॉन बाइंड हो जाएगा आगे जाके, और पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा दोनों के बीच में, और क्या होगा, अमीनो एसिड की कोडिंग होगी पूरी तरीके से। तो वही याद रखना है कि अमीनो एसिड और उसके टीआरएनए ब्रेक हो जाएगा, टीआरएनए रिमूव हो जाएगा कहाँ से, पी साइड से, और फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सेकेंड टीआरएनए जो है वो ए साइड से उसको क्या कर लेगा, पुल कर लेगा पी साइड में, तो वो ट्रांसलोकेशन बोलते हैं उसको। तो ये सारे प्रोसेस रिपीट होते जाएंगे, और क्या हो जाएगा, दूसरा मतलब रिपीट होके किसके लिए रिपीट होंगे, दूसरा जो कोडॉन रहेगा एमआरएनए का उसके लिए रिपीट होते जाएंगे। तो ट्रांसलेशन के टाइम पे राइबोसोम जो है वो कोडॉन टू कोडॉन मूव होता जाता है, जैसे कि यहाँ पर क्या था, यहाँ से शुरू हुआ था, फिर वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो कोड होता जा रहा है। अब नेक्स्ट टर्मिनेशन पे आते हैं, टर्मिनेशन पे क्या रहेगा, हाँ, जब वो रिलीज फैक्टर बाइंड करेगा किसके साथ, स्टॉप कोडॉन के साथ, तो ट्रांसलेशन वहां पर खत्म हो जा रहा है। अब जितने भी पॉलीपेप्टाइड्स हैं, हाँ, पॉलीपेप्टाइड और टीआरएनए हैं, वो रिलीज कहाँ से होती है, राइबोसोम से रिलीज हो जाएंगी पूरे तरीके से, और जो राइबोसोम है वो भी डिसोसिएट हो जाएगा किसमें, उनके दोनों सब यूनिट में। सब यूनिट कौन से हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक राइबोसोम। 70S और एक 80S होता है ना, तो सब यूनिट कौन से होते हैं 70 में, बोलो बोलो, गलत बोलोगे तो सही कर लेंगे आगे, बोलो तो। और उसमें 40 और 60 रहेगा यूकैरियोट, ठीक है। तो इसमें देखना वही डायरेक्शन इसमें बता रहा है कि क्या हो रहा है, पॉलीराइबोसोम ट्रांसलेशन कर रही है। तो इसमें याद रखना कि एमआरएनए में एक एडिशनल सीक्वेंस होती है जो ट्रांसलेट नहीं होती है, उसे हम अनट्रांसलेटेड रीजन या यूटीआर बोलते हैं। तो यूटीआर 5 डैश एंड में प्रेजेंट होती है, और 3 डैश एंड में भी रहेगी स्टॉप कोडॉन के बाद। ये याद रखना है, और ये रिक्वायर्ड है किसके लिए, ट्रांसलेशन प्रोसेस को सही करने के लिए, एफिशिएंट बनाने के लिए जरूरी होता है। तो यूटीआर का डेफिनेशन भी नॉर्मल आ सकता है, तो यूटीआर भी याद रखना कि क्या होता है कैसे। सेम है ना, हाँ हो गया, एक मिनट रुको, आंसू आ गया। ट्रांसलेशन लास्ट पढ़ाई थी ना मैं,